नीति वह विचार होते हैं जो एक निश्चित कार्यरेखा के सहारे संपादित किए जाते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है और इनकी एक अवधि होती है। स्वतंत्रता के पहले या बाद में भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नीतियाँ तैयार की गई, जैसे कृषि नीति, उद्योग नीति, शिक्षा नीति, वन नीति, पर्यावरण नीति इत्यादि। कोई भी देश अपने विकास के लिए नीतियाँ तैयार करता है। इस प्रकार नीति एक रूपरेखा होती है। आइए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति कैसे तैयार की गई, इसमें कैसे बदलाव आया और इसको क्रियान्वित कैसे किया गया। वन विशेष रूप से जैविक समुदाय, फ्लोरिस्टिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय अर्थात वृक्ष, झाड़ियाँ और घासों से युक्त होता है और यह एक जैविक संसाधन होता है जो आधार होता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का, अर्थात हमारे देश की पूरी पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषतः वन समुदाय या जैविक समुदाय पर आश्रित है। फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन सभी जैविक संसाधनों के संपोषणीय या धारिता या निर्वहनीय विकास के लिए निश्चित रूप से एक नीति की जरूरत है, अन्यथा ये डिप्लीटेबल हैं, अर्थात इन जैविक संसाधनों का लगातार दोहन से यह समाप्त भी हो सकते हैं। इसलिए ब्रिटिश ने सबसे पहले 1878 में वन नीति तैयार किया, लेकिन उनका उद्देश्य वनों का संवर्धन कम और वनों का शोषण अधिक था, क्योंकि वन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भारत में एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका प्रयोग वो लोग अपने हित के लिए करते थे। इस तरह से इस समय इनके वन नीति का एक उद्देश्य था वनों का दोहन और शोषण, लेकिन 1894 में इन्होंने एक दूसरी वन नीति तैयार किया जिसमें वनों के विकास और संवर्धन पर विशेष बल दिया गया और 1927 में फॉरेस्ट अंडर स्टेट कंट्रोल भारतवर्ष के वन राज्यों के अधीन थे, क्योंकि उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और छोटी छोटी रियासतें थी और उनके स्वामी ही वन के मालिक होते थे, इसलिए कोई ठोस नीति नहीं तैयार हो पाई। और सबसे पहले वन पर अनुसंधान के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1906 में स्थापित किया गया, ताकि भारत में वनों की विभिन्न प्रजातियों, वृक्षों, झाड़ियों, घासों की विभिन्न प्रजातियों पर अनुसंधान हो और उनका संरक्षण किया जा सके। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट पॉलिसी भारत में आई, क्योंकि स्वतंत्र भारत ने वन को महत्व देते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन की नीति तैयार की और सबसे पहले 1952 में भारत में इंडियन पॉलिसी या फॉरेस्ट इंडियन पॉलिसी को लागू किया गया और उस समय भारतवर्ष में वनों को 4 कैटेगरी में रखा गया। पहले कंजर्व फॉरेस्ट, दूसरे नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा रूरल या ग्रामीण वन और चौथा ट्री लैंड या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस तरह से वनों के बेहतर सुधार के लिए, उसमें प्रजातियों के संरक्षण के लिए वनों को 4 कैटेगरी में रखा गया और उस समय वन नीति के कई उद्देश्य रखे गए। जैसे पहला उद्देश्य था समूचे भारत के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 पर वन हो, लेकिन उनको स्थलाकृति के अनुसार भी निर्धारित किया गया। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर 60% क्षेत्र पर वन हो, पठारी क्षेत्रों पर 40% क्षेत्र पर वन हो और मैदानी क्षेत्रों पर जहाँ कृषि भी होती है कम से कम 20% क्षेत्र पर वन हो। इन उद्देश्यों के साथ वन नीति प्रारंभ की गई और उस समय वन नीति का एक बल था
झूमिंग कृषि पर नियंत्रण। पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में विशेष रूप से केरला, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में झूमिंग कृषि एक व्यापक पैमाने पर प्रैक्टिस में थी, जिससे वनों का नुकसान हो रहा था, वन्य जंतु नष्ट हो रहे थे, मिट्टी जल रही थी। इस तरह से इकोलॉजी और इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण का लंबे पैमाने पर ह्रास हो रहा था। इसलिए इस प्रथम नीति में झूमिंग प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई और उसके जगह पर कृषकों को अन्य कार्यों में प्रोत्साहित किया गया। इस समय तीसरा उद्देश्य था रिसर्च, विशेष रूप से वृक्षों, झाड़ियों और घासों की विभिन्न प्रजातियां जो समाप्त प्राय हो रही थी उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया और नई प्रजातियों के संवर्धन पर भी बल दिया गया। इस तरह से यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा, लेकिन 1976 में विशेष रूप से सामाजिक वानिकी को भी अमल में लाया गया और यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया, जो वन नीति का एक अंग बना और वनावरण क्षेत्र में वृद्धि किया। सामाजिक वानिकी के उस समय 3 संगठक तैयार किए गए, एक फार्म फॉरेस्ट्री, दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तीसरा पब्लिक वुडलैंड। फार्म फॉरेस्ट्री के अंतर्गत कृषक अपने खेतों में मेड़ों पर यूकेलिप्टस, अमरूद, आम इत्यादि वृक्ष लगाता है, जिसका स्वयं वह मालिक होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाता है, पर्यावरण को मजबूत करता है। कम्युनिटी सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत गांव के लोग ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम सभा के लिए वृक्ष लगाते हैं और इस पर ग्राम सभा के लोगों का स्वामित्व होता है। पब्लिक वुडलैंड अर्थात सार्वजनिक सामाजिक वानिकी वन विभाग द्वारा लगाई जाती है। विशेष रूप से यह सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे रोड और नहर के किनारे तथा रेलवे लाइन के किनारे, इस तरह से यह तीनों सामाजिक वानिकी के संगठक निश्चित रूप से इस 1976 के फॉरेस्ट पॉलिसी में एक एडिशन हुए, जिससे कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा। इसके पश्चात फॉरेस्ट पॉलिसी में एक मोड़ आता है, एक वाटर डिवाइड आता है। वो था 1988 में वन विभाग ने एक नई नीति तैयार किया और यह नीति वन नीति में एक विभाजक का काम करती है, अर्थात इसमें वृक्षारोपण का उद्देश्य ही बदल गया। जैसे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पहला उद्देश्य था पारिस्थितिकी स्थिरता। पारिस्थितिकी का अर्थ होता है कि सभी वानस्पतिक और जैविक संघटकों का संबंध स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के संघटकों से होना चाहिए। अर्थात वनों का उद्देश्य है पर्यावरण के सभी संघटकों को मजबूत करना और पर्यावरण के सभी संघटक वन और वन्य जंतुओं को मजबूत करते हैं। इस तरह से यह अजैविक और जैविक का पारस्परिक संबंध मजबूत हो, नीति का यह प्रथम उद्देश्य था। 1988 की नीति का दूसरा उद्देश्य था सॉइल इरोजन कंट्रोल। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और वन युक्त देश है, जहाँ पर मिट्टी सबसे बहुमूल्य संसाधन है, लेकिन भारतवर्ष में मिट्टी का अपक्षय और अपरदन निश्चित रूप से जलीय, वायुड़ और समुद्री प्रक्रमों द्वारा तीव्र गति से हो रहा है। इस तरह से वनों और वृक्षों को लगाने का एक उद्देश्य मृदा अपरदन पर नियंत्रण है और नदी बेसिन में वृक्षारोपण का उद्देश्य मृदा संसाधन पर नियंत्रण रखा गया। इस नीति का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड श्रब स्पीसीज, विशेष रूप से वनस्पति और झाड़ी प्रजातियों का संरक्षण, क्योंकि इसके पहले झाड़ी पर बल नहीं दिया जाता था और विभिन्न प्रजातियां लुप्त हो रही थी, इसलिए उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। और
अगला बिंदु था सोशल फॉरेस्ट्री, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 संगठक थे, फार्म फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री सार्वजनिक वानिकी और पब्लिक वुडलॉट या गवर्नमेंट क्षेत्र की वानिकी। इस तरह से इन 3 वानिकी पर विशेष रूप से इस पर बल दिया गया और किसानों को निःशुल्क प्लांट स्पेसीज बांटी गई जिससे कि वो वृक्ष लगा सकें। अगला महत्व था फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, वन्य उत्पाद पर बल। विशेष रूप से विभिन्न वन्य उत्पाद जैसे लंबरिंग, लकड़ी, विभिन्न प्रकार के फल और बीज तथा मसालों के उत्पादन पर विशेष रूप से बल दिया गया, जिनका कि कमर्शियलाइजेशन किया जा सके। इस तरह से यह मुख्य बिंदु थे और इसी के साथ ही इस 1988 के वन नीति पर कंट्रोल द सैंड ड्यून शिफ्टिंग अर्थात बालुका स्तूपों के स्थानांतरण के पर नियंत्रण, जैसे विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बालुका स्तूप वायु प्रकरण के कारण स्थानांतरित होकर उत्तर में पंजाब के कृषित भूमि और पूरब में हरियाणा के कृषित भूमि, दक्षिण में गुजरात के कृषित भूमि को प्रभावित करते हैं, आच्छादित कर देते हैं। इसलिए उन बालुका स्तूपों के अस्थायीकरण या न खिसकने पर बल दिया गया, जिसके लिए वहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और ड्रिप तथा स्प्रिंकलिंग इरिगेशन तथा फॉरेस्ट या वुड बेल्ट तैयार किए गए, जिससे कि पवन की गति धीमी हो, बालुका स्तूप स्थानांतरित न हो। इस तरह से 1988 की वन नीति के कुछ नए उद्देश्य रखे गए, जिससे वनावरण क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। और इस तरह से और इसके पश्चात 1994 में उस नीति में अमेंडमेंट हुआ और उसके संघटकों पर अधिक बल दिया गया, विशेष रूप से क्रियान्वयन में या कार्यरेखा में रूपांतरण किया गया। लेकिन वन नीति में एक नया ड्राफ्ट 2018 में तैयार किया गया, जिसके विशेष रूप से 2 उद्देश्य रखे गए। पहला, क्लाइमेटिक कंट्रोल। यद्यपि 1928 के सभी कदम जो वन नीति या वन लगाने से संबंधित थे, वह इस पर्पज को अर्थात जलवायु नियंत्रण को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इस समय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और पार्थिव ऊष्मन का दौर चल रहा है, जिसमें इस क्लाइमेटिक कंट्रोल संगठक को भी उस ड्राफ्ट में तैयार किया गया और इसको एक उद्देश्य से बनाया गया और इसलिए वनावरण क्षेत्र में नए ढंग से वृद्धि की योजनाएं तैयार की गई। और इसी तरह से इसमें एक दूसरा एम जोड़ा गया, नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन नीति तैयार की गई, जिसमें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वन और झाड़ियों के संरक्षण के लिए मैनेजमेंट में गवर्नमेंट के साथ ही समुदाय को भी रखा गया, अर्थात वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को, विशेष रूप से जनजाति के लोगों को भी उसमें शामिल किया गया, ताकि वृक्ष लगाने में, उनकी देखभाल करने में और उनके संरक्षण में उन स्थानीय सामुदायिक लोगों की भूमिका रहे और वन सुरक्षित रहें, उनकी प्रजातियां भी सुरक्षित रहें और उनका उत्तरोत्तर विकास हो। इस तरह से भारत में वन नीति 3 चरणों में है। एक तो प्री इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश ने तैयार किया, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात 2 फेजेज में नीतियां रहीं, एक 1952 में और दूसरा 1988 में। निश्चित रूप से 1952 से 88 तक की नीति परंपरागत रूप से लागू की गई, लेकिन 1988 के बाद की नीति भारतवर्ष की वन नीति में एक विभाजक का, वाटर डिवाइड का काम करती है। अर्थात 1988 के बाद वन नीति के एम या उद्देश्य में पर्याप्त सुधार आया, जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी,
इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, कंजर्वेशन की बातें की गई। इसलिए कमीशन आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत में 1988 में एडॉप्ट की गई दूसरी वन नीति पहली वन नीति में सुधार है, सिद्ध करिए। तो आपको प्रथम वन नीति अर्थात 1952 के पॉइंट को लिखकर और उनके उद्देश्यों की और उसकी सफलता की चर्चा करना होगा। लेकिन इसके दूसरे खंड में 1988 में तैयार की गई नीति, उसके उद्देश्य और उसकी सफलताओं पर विशेष प्रकाश डालना होगा और सिद्ध करना होगा कि 1988 की नीति 1952 की नीति की अपेक्षा बेहतर है, अच्छे ढंग से लागू की गई और इसके फलस्वरूप भारतवर्ष में वन नीति के लक्ष्यों में प्राप्त हुए और वनावरण क्षेत्र बढ़ा।